तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज हमारे सामने है यामा की तरफ से आने वाली R15 V3। जिसका आज हम लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं, जो कि दिखने में कुछ ऐसी दिखती है और इस गाड़ी में आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके ओनर से। सो हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके ओनर से। तो ये है मिस्टर हर्षित, इस गाड़ी के ओनर। राम राम हर्षित, हमारी तरफ से भी आपको। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया भाई। और अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी तो हम यहाँ यही भिलाई में ही रह रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो अभी? अरे B.Pharm पढ़ाई आपकी जो पढ़ रहे हो। अच्छा, तो ये है कॉलेज में जो है हमारे जूनियर है और हम पढ़ रहे हैं अभी भिलाई के शंकराचार्य कॉलेज में। सो हर्षित, ये गाड़ी आपने कब खरीदी थी? गाड़ी को तो मैं भाई 2021 में ख़रीदा था और वैसे तो हाँ वही डेट है 2021 में। और जब आपने इस बाइक की खरीदी तो इसका प्राइस क्या पड़ा आपको? मैं जब उस टाइम ख़रीदा तो मेरे को 195 पड़ गया था। क्या है, मेरे को थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। क्या है, थोड़ा अपना पहचान है इसलिए डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर पहचान वाली बात आ जाती है। आम लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट में कमी देखने को मिल सकती है। जब आपने यहाँ बाइक खरीदी थी तो इसके कंपटीशन में आपने कौन कौन सी बाइक देखी थी? दरअसल मैं क्या है और कोई दूसरा बाइक देखा नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले से डिसाइडेड था कि मैं यही लूँगा। और एक तो बोल सकते हैं कि ये मेरा ड्रीम बाइक था, तो और कोई बाइक मैं देखा ही नहीं। अच्छा, तो ये आपकी ड्रीम बाइक थी। हाँ। अभी जो है इसी के सेम इंजन के साथ यामा ने एक और बाइक निकाल दी है MT-15। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो बाइक आपको अच्छी लगती है? बाइक तो अच्छी है, लेकिन क्या है वो MT-15 जो हो जाती है नेकेड के कैटेगरी में आ जाती है। और ये क्या है, फेयरिंग है। तो मेरे को ये फेयरिंग का लुक इसका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये खरीदा। नहीं तो MT की ओर जा सकते हैं जिसको नेकेड पसंद है। उसकी माइलेज भी एक अच्छी है, इससे थोड़ी ज़्यादा है उसकी माइलेज। अच्छा, वैसे लुक वाइज ये हमको ज़्यादा अच्छी लगती है MT से। हाँ, ये तो सबकी अपनी अपनी राय होती है अलग अलग। तो अभी जब आप इस बाइक को इतने लंबे समय से चला रहे हैं तो आपको इस बाइक में जो है माइलेज कितनी देखने को मिल जाती है? माइलेज तो मेरे को कभी क्या है, सिटी में चला रहा हूँ तो सिटी का तो माइलेज का वही लगभग 40 से 45 तक देगा ही। और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 46 या फिर 48 तक भी चले जाता है। तो जब आपने इस बाइक को इतने समय चला ली है तो इसको आपने कितनी टॉप स्पीड तक भगाई है? अब इसका टॉप स्पीड तो मैं 120 तक लेके गया हूँ, उससे आगे तो लेके नहीं गया हूँ। 120 तक। हाँ ठीक है, 120 की स्पीड बहुत होती है। वैसे इससे ज़्यादा ये जा सकती है, तकरीबन 150 के आसपास। लेकिन आप चलाइएगा मत, क्योंकि ये जो है सेफ्टी रीजंस की वजह है ना। 120 के आगे भगाओ ना तो एक अंदर से अलग सी फीलिंग आती है। क्या है, उसके बाद फिर धड़कन तेज हो जाती है और क्या है, एक्सीलेटर आगे बढ़ता ही नहीं है मेरे हाथ से। 120 के बाद रुक जाता है। अच्छा, क्या वो मेरा लिमिट बोल सकते हो? आपका लिमिटर है मतलब। हाँ। जो हीट हो जाता है। हाँ। 120 में। और पीछे जो बैठे रहता है उसकी तो अलग ही लग जाती है। क्या है, फिर मेरे को ऐसा कोचकते रहता है, फिर मैं भगा ही नहीं पाता यार कहाँ। जब आपने पीछे बैठने वाली बात की तो मुझे एक चीज़ याद आया कि इस गाड़ी में आपको पिलियन कंफर्ट कैसा मिल जाता है? पिलियन कंफर्ट तो अब ज़्यादातर तो मैं पिलियन कंफर्ट मेरे को पसंद ही नहीं है। दरअसल मैं इस बाइक को जब से ख़रीदा हूँ मैं पीछे बिल्कुल नहीं बैठना पसंद करता, क्योंकि पिलियन कंफर्ट है ही नहीं, ज़्यादा है ही नहीं मान के। और जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको कैसा कंफर्ट मिल जाता है इस गाड़ी से? कंफर्ट तो मैं बोलूँगा कि कंफर्ट तो ज़्यादा है नहीं। इसमें दरअसल लंबा चलाओ तो हाथ दर्द देगा, यहाँ पर रेडनेस आ जाएगी ऐसे पकाने में, और झुक के चलाने की वजह से यह एक नेक पेन करेगा, बैक पेन होगा। ये सब दिक्कत है जो कि मैं इसको झेलने के लिए तैयार हूँ। इसके लुक वाइज और इसकी परफॉर्मेंस के वाइज मेरे को बहुत पसंद है। तो आप इसके लुक के लिए अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। और वो दरअसल आदत भी हो चुका है। क्या इतने टाइम से चला रहा हूँ तो आदत हो पड़ी है ये सब का। अच्छा, जब आप इस बाइक को इतने लंबे समय से चला रहे हैं तो इसकी राइड एंड हैंडलिंग और इसकी नाइट की विजिबिलिटी कैसी है इसकी लाइट की? मैं बोलूँ नाइट का विजिबिलिटी तो थोड़ा कम आएगा, मतलब ठीक है, मतलब चलने लायक है। और एक्सटर्नल लाइट लगा के आप चलोगे तो एक नंबर है, बढ़िया।
मतलब इसकी जो लाइट है वो उतनी खास नहीं है। नहीं है, उतनी खास नहीं है, लेकिन चल जाता है काम। मतलब सिटी में चलाने हाँ। लायक। हाँ, हाईवेज में जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एक्सटर्नल लाइट वाली बात आ जाती है यहाँ पे। और आपने जो है इस बाइक में दिख रहा है कुछ चेंजेस करवाई है। हाँ करवाई है ना। तो changes क्या है। क्या चेंजेस कराई हैं आप ज़रा बता पहले तो दीजिए। सबसे पहले मैं बाइक खरीदा तो सबसे पहले ये वाइजर चेंज किया। अच्छा, ये और वाइजर। विंगलेट लगवाया, ये दोनों। सो ये वाइजर रहा और ये इसका विंगलेट। और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने अभी इसका ट्रेंड चल रहा था, ये रिम गार्ड, तो रिम कवर अच्छा। वो लगवाया। और उसके बाद फिर मैं ये टेल टाइडी और ये इंडिकेटर। ये जो है KTM वाली इंडिकेटर है ना। हाँ, KTM वाली इंडिकेटर। इस बाइक को जो है आपने एक बार में कितनी लंबी चलाई है? इस बाइक को मैं लगभग एक बार में 100 किलोमीटर अप्रॉक्स चलाया हूँ। इसमें क्या है, हाथ पर तो दर्द देगा ही, इतना लंबा चलेगा तो। और आपको जो है इस बाइक में कोई मेजर इशू लगती है? मेजर इशू तो इस बाइक में और कुछ नहीं है, बस वही कंफर्ट का है बस इशू, और कुछ इशू नहीं है। अगर वो इशू इसमें हट जाता है तो ये बाइक एकदम झक्कास। और वैसे तो है ही, वो अगर हट और आ जाता कंफर्टेबल तो और बढ़िया। ये इशू शायद कभी नहीं हट पाएगा इस बाइक से। हाँ, क्योंकि ये एक फेयरिंग कैटेगरी की बाइक है और इसमें आपको थोड़ा सा हैंडल नीचे मिलता है, और फेयरिंग डिज़ाइन देने के चक्कर में इसका जो टैंक है वो भी मस्कुलर बनाया गया है। तो कंफर्ट वाली बात तो शायद ही पूरी हो पाएगी, ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं, जो अभी V4 का जो मॉडल आया है R15 V4, अच्छा। उसमें क्या है ना, इसका हैंडल थोड़ा ऊपर दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफर्ट अच्छा है। अच्छा, मतलब जो RS में थोड़ा ऊपर देता है, हाँ, उस टाइप का। हाँ, उस टाइप का दिया। उतना ऊपर नहीं है, लेकिन हल्का ऊपर है। वो एकदम माइनर सा चेंज है हैंडल में, वैसे कोई बड़ा नहीं है इसका। तो जब आप इस बाइक को इतने लंबे समय से चला ही रहे हैं तो आपने इस बाइक की सर्विस भी कराई होगी? हाँ, कराई है ना भाई। और कंपनी में ही कराई होगी? हाँ, कंपनी में ही कराई है। तो इसका सर्विस कॉस्ट कितना आ जाता है, आपको कुछ आइडिया है इसका? इसका सर्विस कॉस्ट जो है, अभी का जो फर्स्ट टाइम उस टाइम कराया था तो 1000 रुपये लगा था सर्विसिंग का। लगभग मेरे को पड़ जाता है 1000 से 1500 के बीच तक पड़ जाता है, अगर कोई इशू नहीं है तो। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल सर्विस की बात हो रही है? नॉर्मल सर्विस की बात हो रही है। अगर जैसे गाड़ी में कुछ इशू निकलती है तो उसका सर्विस चार्ज अलग लगता है, मतलब सर्विस नहीं बोले तो जो सामान का है वो अलग लगता है। और इसकी चैन में लूज होने वाली कोई दिक्कत तो नहीं है? चैन में लूज़ होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि अभी मेरे को व्हीली आती नहीं है, तो मैं व्हीली मारने की कोशिश करते रहता हूँ, तो मेरा चैन बहुत ढीला होता है। अच्छा, तो आप इससे प्रैक्टिस करते रहते हैं? हाँ, वो इसी वजह से मेरा चैन स्पॉकेट भी अभी जाने वाला है, उसको अभी चेंज करवाऊँगा मैं। अच्छा, तो आपकी ये गाड़ी जो है एक लिक्विड कूलिंग बाइक है, तो इसमें कोई हीटिंग वगैरह का इशू तो नहीं है? नहीं, हीटिंग वगैरह का इशू तो नहीं है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जैसे बाइक्स हैं उनमें हाँ, देखा जाता है सिटी में चलो ना, थोड़ा ज़्यादा मतलब भीड़ भड़ाका वाले ट्रैफिक एरिया में, तो वहाँ पास ऐसा कुछ आता है, हीट होता है बाइक, लेकिन वो कोई इतना इशू उतना कोई मेजर इशू नहीं है। नहीं है। तो इतने लंबे समय में आपने जो है गाड़ी कितने किलोमीटर चला दी है? गाड़ी मेरी चली है अप्रॉक्स 10,000 कुछ है। एक मिनट में चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, हम भी ऑडियंस को दिखा देते हैं। गाड़ी अभी मेरी 9,829 किलोमीटर चली है। लगभग 10,000 किलोमीटर। 10,000। तो 10,000, इन 10,000 किलोमीटर्स में जो है आप गाड़ी से फुली सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड है। कोई ऐसा कॉन्स वगैरह आपको नहीं लगे इस गाड़ी में? क्या चीज़? कॉन्स मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह? प्रॉब्लम वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, बस पिलियन कंफर्ट की प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है। बाकी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ प्राइस के और परफॉर्मेंस के हिसाब से। जिस प्राइस में ये बाइक आती है उस प्राइस में तो इसकी जैसे और कोई बाइक आती नहीं है इस सेगमेंट में। तो एक और प्रॉब्लम देखी जाती है ज़्यादातर फेयरिंग बाइक्स में कि कुछ टाइम चलने के बाद इनमें जो है कुछ आवाज़ आनी शुरू हो जाती है फेयरिंग से, कुछ लूज होने की। तो मेरे साथ ऐसा कोई इशू आया नहीं है। क्या है, अब वो तो अपने ऊपर होता है ना, चलाने के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर रहता है। हाँ भाई, गाड़ी चला रहे हो, अगर मेंटेन नहीं कर पाओगे तो कुछ ना कुछ तो इशू निकलते ही जाएगा ना। ये तो सही बात है, बिल्कुल। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का लॉन्ग टर्म रिव्यू फॉर यामाहा R15 V3। सो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।